नमस्कार दोस्तों, काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है और आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकंड में हम लोग कुछ एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर के एंड में 3 टॉपिक आपको लिखवाए थे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और तीसरा बोहर एटॉमिक मॉडल। ये 3 मॉडल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो की पॉइंट्स हैं उन्हें वन बाय वन एक एक करके देखते हैं और शुरुआत हम लोग करेंगे आज थॉमसन एटॉमिक मॉडल से। तो देखिएगा, सबसे पहले जो एटम के स्ट्रक्चर की बात हम लोग करेंगे तो नंबर 1 हम लोग बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले आप लोग ये जानिएगा कि इस मॉडल के और कौन कौन से नाम हैं, क्योंकि इस मॉडल के और 2 नाम दिए गए थे। इस मॉडल को एक नाम दिया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, ओके, तरबूज मॉडल भी हम लोग इसे हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा एक और जो नाम दिया गया था उसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल, ओके। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों नाम दिया गया, वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहां पर। सबसे पहले ये मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, ओके। तो सबसे पहले नोट करिएगा, गिवन बाय जे थॉमसन। ये साइंटिस्ट का नाम है और ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो गिवन बाय जे थॉमसन, फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट में ये कहा गया दिस मॉडल इज या फिर वॉज, मतलब अभी भी इस मॉडल को यही नाम देते हैं और उस टाइम पर भी इस मॉडल को यही नाम देते हैं। दिस मॉडल इज ऑब्लिक वॉज ऑल्सो नोन एज, जरा नाम आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसका दूसरा नाम, इसका ये जो नाम है वाटरमेलन मॉडल। हिंदी में हम लोग इसे बोल सकते हैं तरबूज मॉडल, तरबूज मॉडल, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो इस मॉडल का जो दूसरा नाम है वो है वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये समझाया था कि जैसे तरबूज के अंदर, वाटरमेलन के अंदर एक रेड पार्ट होता है ग्रीन पार्ट के अंदर की साइड, उस रेड पार्ट को तो इन्होंने कंपेयर किया एटम के पॉजिटिव चार्ज से, कि जो एटम है वो बना हुआ होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, कि जो स्फीयर है एटम का वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ओके। बात इलेक्ट्रॉन्स की है, तो इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने कंपेयर किया वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं उनसे, कि जैसे तरबूज के अंदर सीड्स, जो बीज होते हैं वो धसे हुए होते हैं कहीं कहीं पर, इसी तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसीलिए इस मॉडल को नाम दिया गया तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, ओके। क्यों कहा गया?
बिकॉज अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, according to J.J. Thomson, atom is made up of a positively charged sphere. अब यहां जो ये स्फीयर है, इस स्फीयर को इन्होंने किससे कंपेयर किया? इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को इन्होंने कंपेयर किया रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन से। ठीक है, तो स्फीयर के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंपेयर्ड विद रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। अब इसी बात को अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में भी आप लोग समझ सकते हैं कि पहली बात तो लिखा हुआ है कि दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। यह मॉडल तरबूज मॉडल भी कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा आपके। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ओके, कंपेयर्ड विद रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जे थॉमसन ने ये कहा कि जो एटम है वो एक धनात्मक चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज से, एक जो उसके ऊपर स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, वो उससे मिलकर बना हुआ है। वो जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, और वो पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर किससे किया गया? इन्होंने उसकी तुलना करी वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पार्ट है, जो तरबूज के अंदर जो लाल हिस्सा है, उससे कंपेयर किया इन्होंने। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को तो इन्होंने कंपेयर किया वाटरमेलन के रेड पार्ट से। अब इलेक्ट्रॉन की बारी है। इलेक्ट्रॉन को किससे कंपेयर किया? ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा हूं। आगे आपको लिखना है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड such as seeds in watermelon। वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स होते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं जैसे वाटरमेलन, तरबूज के अंदर बीज, सीड्स इन वाटरमेलन। एक डायग्राम से बात समझिएगा। देखिएगा, अगर हम बाय चांस ये रेड पार्ट मान के चले कि ये तो है एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, आप इसे एक स्फीयर मानिए, गोला मानिए, ठीक है, जैसे ग्लोब होता है, और इसकी पूरी सरफेस पर, मतलब ये पूरा बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज का। और पॉजिटिव चार्ज को हमने यहां पर प्रोटॉन को डिनोट किया। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। आप लिख भी सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इसे कहा गया प्रोटॉन्स, की प्रोटॉन ही है। अब इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ इस तरह पूरे
रेड पार्ट में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से एम्बेडेड हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज, सीड्स इन वाटरमेलन, और यहां पर इन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नेगेटिव चार्ज। आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था हमने कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कंपैरिजन हम लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक तरबूज है, उसका एक कट वाला हिस्सा, एक कटा हुआ हिस्सा है तरबूज का, और इस हिस्से को अगर सामने से देखें तो ये हिस्सा हम डिनोट कैसे करेंगे? थोड़ा डायग्राम को ऐसे कर देंगे हम लोग, जिससे कि ये लगे कि ये तरबूज है। ओके, अब ये इसकी पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये पूरी सरफेस ही बनी हुई है पॉजिटिव चार्ज की। और ये जो मैंने रेड मार्कर से आपको दिखाया, आप इसे मान के चलिएगा, इट इज ए रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। ठीक, अब इसके अंदर जो अंदर की साइड, ये ब्लैक इंक से, ब्लैक मार्कर से मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हें आप मान लीजिएगा सीड्स, और ये डायग्राम है वाटरमेलन का। ये डायग्राम है तरबूज का। ठीक, इसीलिए इस मॉडल को इन्होंने नाम दिया वाटरमेलन मॉडल। अब एक और नाम है, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग एक्चुअली एक पैटर्न होता है केक के ऊपर, जो डिजाइनिंग हम लोग करते हैं, जो पुडिंग उसके ऊपर लगाते हैं, चेरी वगैरह जो लगाते हैं, उस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं पुडिंग। तो इसीलिए इस मॉडल को, क्योंकि इसमें जो केक का जो ब्रेड वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, अब उसके ऊपर जो डिजाइनिंग करी जाती है एक्स्ट्रा ऊपर, चेरी या बाकी सब चीजें उसके ऊपर अटैच करके, उसे कंपेयर किया गया इलेक्ट्रॉन से। तो इसलिए इस मॉडल का नाम दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल है। बात एक ही है, इससे कंपेयर कर लीजिएगा या उससे कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक, मैं एक नाम यहां पर और लिख रहा हूं, दिस मॉडल also known as प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल केक का डिजाइन होता है, सब सभी जानते हैं इस बात को। तो ये हुआ आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विद डायग्राम। अब क्योंकि आगे हमें रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था। क्योंकि यह मॉडल फेल हुआ, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, कुछ कमियां थी, तो इसीलिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, उसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी, इसीलिए बोहर मॉडल आया। क्योंकि नया मॉडल कोई तभी आएगा एटम का, आगे भी अगर फ्यूचर में कोई और मॉडल अगर आता है
तो कोई नया मॉडल तभी आएगा जब पुराने मॉडल की कोई ना कोई कमियां, कुछ ड्रॉबैक्स थी। तो बात हम लोग करेंगे यहां पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियां, कुछ ड्रॉबैक्स। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं एक, क्योंकि सिलेबस में आपके लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स, ठीक है, ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स, ठीक है। कुल मिलाकर थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कमियां क्या है? देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये, थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स्ड है। दोनों का सेपरेशन नहीं बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज अलग होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज अलग होना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि एटम बना हुआ है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट हैं जैसे तरबूज के अंदर कहीं कहीं पर बीच बीच में सीड्स प्रेजेंट हैं और बीज प्रेजेंट है। ठीक, अब ये बात एटम की स्टेबिलिटी के लिए, एटम की जो स्थिरता है, परमाणु की स्थिरता के लिए सही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ मिक्स्ड नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय, एक दूसरे को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस वजह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थॉमसन नहीं समझा पाए। ये बात हमें करनी है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग इसके बारे में? लिख सकते हैं, दिस मॉडल could not explain correct distribution of electrons and protons, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाए। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज could not explain stability of atom, एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए, एटम की, परमाणु की स्थिरता, कि परमाणु स्थिर है या अस्थिर है, ठीक है, ये नहीं समझा पाए। तो पहला पॉइंट तो ये है ड्रॉबैक का, जो जे थॉमसन प्रूफ नहीं कर पाए, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात को, ठीक, ये पहला पॉइंट है। अब यही अगर हम बात करें इसके दूसरे पॉइंट की, सेकंड जो ड्रॉबैक है, देखिएगा, ये जो मॉडल है ये स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल का मतलब क्या होता है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर प्रोटॉन्स हैं, इनमें से कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण मूव नहीं कर रहा है, उसके अंदर मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है। जबकि बाद में पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, एक कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, लगातार मूव करते हैं, और ठीक ऐसे मूव करते हैं जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है।
सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अलग अलग तरह के ग्रह। ठीक ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, लेकिन इस मॉडल ने ऐसी कोई बात नहीं की, इसलिए फेल हुआ। तो हम कह सकते हैं दिस मॉडल इज ए स्टैटिक मॉडल। ध्यान रहे बच्चों, स्टैटिक वर्ड जो आता है वो ऐसी कंडीशन के लिए आता है जहां पर कोई चीज एक जगह पर रुकी है, स्टैटिक है, थमी हुई है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये मॉडल कैसा है? स्टैटिक। ठीक है, दैट इज could not explain motion of particles। जो एटम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और पार्टिकल भी कौन सा? स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और इसी के साथ ये मॉडल हो गया फेल। ठीक, और इसके बाद एक नया मॉडल आया, एक नए साइंटिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया और उस साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक, तो यहां तक हमने बात करी इस मॉडल की। मुझे उम्मीद है कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले टाइम में हम लोग इसको समझाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर पर आने वाले मॉडल की, और सेकंड नंबर पर जो एटॉमिक मॉडल आता है उसका नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये दूसरे नंबर का है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या है, कई बार पूछ लेते हैं। गिवन बाय रदरफोर्ड। ठीक, पूरा नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, लिख सकते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये साइंटिस्ट का नाम, पहली बात तो ये। सेकंड पॉइंट ये एक्चुअली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन हां उसके बारे में बताएंगे जरूर, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है। तो ही वॉज कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट which was या फिर which is, आज भी उस एक्सपेरिमेंट को उसी नाम से जानते हैं और पहले भी उसी नाम से जानते थे। ठीक है, एक ही बात है। which was known as, ध्यान से सुनना इस एक्सपेरिमेंट का नाम, कई बार पूछ सकते हैं। क्या नाम है? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांस है।
कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था अपने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। फॉइल मतलब होता है पन्नी, एक पतली सी थिन लेयर, एक बहुत ही पतली लेयर। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको 2 मिनट में पूरा एक जो उनका एक्सपेरिमेंट है पूरा प्रकरण मैं समझा देता हूं। सिलेबस में नहीं है लेकिन कहानी समझनी बहुत जरूरी है। आप 2 मिनट के लिए सुनिएगा उसे। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्क्रीन तैयार करी, एक सर्कुलर स्क्रीन। ठीक है, नेट पे जाके आप लोग उसे देख सकते हैं। जैसे ही आप लोग ये करोगे ना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सारे डायग्राम आएंगे निकल के। ठीक है, एक बार उन्हें देख लेना आप लोग। तो एक स्क्रीन तैयार करी इन्होंने, ऐसी सर्कुलर स्क्रीन। उस स्क्रीन के अंदर गोल्ड मतलब सोना। ओके, अब गोल्ड भी एक एलिमेंट है, एक तत्व है, और वो भी एटम से मिलकर बना हुआ है। तो गोल्ड की एक बहुत ही पतली, बहुत ही थिन पन्नी, एक पतली सी लेयर ली गोल्ड की। ओके, और उस स्क्रीन के बीच में, उस स्क्रीन के सामने इन्होंने गोल्ड की फॉइल को ऐसे फिट कर दिया, टंगा दिया उसमें। ठीक है, देखो अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की ये अलग तरह की एनर्जी पार्टिकल्स हैं, 3 प्रकार के। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ऐसे 3 नाम और आते हैं। अल्फा पार्टिकल के ऊपर, अल्फा रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गामा है, गामा एक्चुअली कोई पार्टिकल तो नहीं होते लेकिन गामा रेज होती है, गामा रेडिएशन। आप ही के सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट आगे आएगा, वहां मैं पढ़ाऊंगा ये तीनों के तीनों अल्फा बीटा गामा। तो बात करी गई थी अल्फा पार्टिकल्स की, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल इन्होंने प्रोड्यूस करे कहीं से। ठीक है, रेडियो एक्टिव एक सब्सटेंस होते हैं, वहां से प्रोड्यूस करे। एक सेटअप बनाया, सामने स्क्रीन है। ओके, उसके आगे एक गोल्ड की फॉइल टंगी हुई है, और सामने से लेजर लाइट के थ्रू अल्फा रेज को इन्होंने उस फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया, टकराए उससे। ठीक, अब अगर वो गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड भी एक एलिमेंट है, तत्व है, वो भी एटम से मिलकर बना हुआ है। तो एटम के अंदर क्या चीज कहां पर सिचुएटेड है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जैसे ही अल्फा रेस उस फॉइल से टकराई, टकराते ही इन्होंने पाया कि जितनी अल्फा रेस इन्होंने वहां से भेजी थी अपने सोर्स से, उनमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ने गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके सामने वाली स्क्रीन पर टकराई, वो जाकर फॉइल को क्रॉस कर दिया, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज ने। ठीक है, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या पाया कि कुछ अल्फा रेस ऐसी हैं जो अपने रास्ते से बेंट हो रही है, ऐसे जैसे स्ट्रेट जा रही थी, बेंट हो गई, ऐसे मुड़ गई अपने रास्ते से। अल्फा रेस कैसी है, अल्फा पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव। तो अल्फा रेस क्योंकि पॉजिटिव है तो वो तभी बेंट हो सकती है, वो तभी मुड़ सकती है जब वो किसी सामने आने वाले पॉजिटिव पार्टिकल से टकराए। समझे बात को? इन्होंने पाया कि उस गोल्ड फॉइल के जो एटम हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, कंसंट्रेटेड है। क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके अंदर प्रतिकर्षण का बल लगता है, सभी जानते हैं इस बारे में, रिपल्शन लगता है। तो जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराए तो प्लस प्लस ने रिपेल किया और अल्फा रेस अपने रास्ते से ऐसे बेंट हो गए। ठीक है, ये हुआ, बेंट हो गए। इसका मतलब इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम के अंदर कोई ना कोई एक पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा, लास्ट पॉइंट, लास्ट जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी? इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा रेस लगभग 20,000 में से कोई एक आध, एक दो अल्फा रेस, मतलब ये एक अप्रोक्सीमेशन है। कुछ अल्फा रेस ऐसी भी थी जो सीधी गई, टकराई और बाउंस बैक होकर वापस आ गई। ठीक है, कुछ इस तरह की 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने करी, और इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर इन्होंने
3 पॉइंट दिए और वही इनका एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं रदरफोर्ड के 3 पॉइंट, 3 यहां पर पॉइंट है इंपॉर्टेंट। 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है उसकी 3 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कौन कौन सी, देखिए ध्यान से। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल, दोनों नाम दे सकते हैं, वेंट स्ट्रेट टू क्रॉस द फॉइल। ठीक है, ज्यादातर अल्फा रेज ने फॉइल को क्रॉस किया और सीधी निकल गई, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम अल्फा रेज बेंट, सभी जानते हैं बेंट मतलब अपने रास्ते मुड़ जाना। ठीक है, बेंट हो जाना, बेंट फ्रॉम देयर पाथ, एक ये पॉइंट था। और तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट क्या था, ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा रेज, वेरी फ्यू का मतलब बहुत ही कम, ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा रेज बाउंसिंग बैक फ्रॉम देयर पाथ, अपने रास्ते से। बाउंस बैक का मतलब होता है वापस, टकराई और टकराकर वापस आ जाना, ऐसे हुआ। ठीक, मैं यहीं पर इसी स्लाइड में ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है इनके 3 कंक्लूजन भी दे रहा हूं आपको। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पार्टिकल वेंट स्ट्रेट टू क्रॉस द फॉइल, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला, अगर ध्यान से आप लोग पढ़ें कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है वैकेंट, मतलब खाली, कि एटम का ज्यादातर पार्ट खाली है। ओके, एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा है, खाली है, वैकेंट है। ठीक है, खोखला है एटम। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर सूरज है। ठीक है, सूरज के चारों तरफ जो सोलर सिस्टम बना हुआ है पूरा, सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उनके बीच में गैप होता है। और आप सभी जानते हैं गैप भी कोई ऐसा वैसा नहीं होता, गैप भी उनके बीच में लाखों करोड़ों किलोमीटर का होता है। इसका मतलब ब्रह्मांड का मैक्सिमम हिस्सा खाली है, खोखला है। आप इस बात को समझ सकते हैं भाई, ब्रह्मांड के अंदर हजारों पार्टिकल्स हैं, हजारों कण हैं। कण मतलब ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीजें। ठीक, गैलेक्सीज, इनके बारे में आप लोग सब जानते हैं। ब्रह्मांड के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों स्टार्स हैं।
ठीक है, प्लेनेट्स से। अब हम अगर अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें, सन के चारों तरफ जो प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सभी प्लेनेट्स के बीच में अच्छा खासा गैप होता है, डिस्टेंस होती है। मतलब जितना साइज ब्रह्मांड का होता है उसके कंपैरिजन में प्लैनेट्स का साइज बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। और इसीलिए धरती और चांद के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, धरती और सूरज के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा कैसा है? खोखला है। बस कहीं कहीं पर स्टार्स है, सन है, प्लैनेट्स है, अलग अलग तरह के प्लैनेट्स है। ऐसे ही एटम के बारे में बात है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा है? खोखला है। दूसरी बात करें, सम ऑफ द अल्फा रेस बेंट फ्रॉम देयर पाथ, कुछ अल्फा रेस बेंट हो गई अपने रास्ते से। आपको कि अल्फा रेस पॉजिटिव है, बेंट क्यों हुई? कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटर प्रेजेंट है, और उस पॉजिटिव सेंटर को प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है। और प्रोटॉन क्योंकि एक जगह पर है तो उस पॉजिटिव हिस्से को कहा गया न्यूक्लियस। कि एटम हैज ए पॉजिटिव सेंटर, ठीक, न्यूक्लियस नाम दिया गया उसे, केंद्र या केंद्रक, नाभिक भी हम लोग बोल सकते हैं, इसे नाभिक नाम दिया गया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर बिखरा हुआ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो एटम के अंदर प्रेजेंट है, कहीं किसी पॉइंट पर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह कहानी है। लास्ट पॉइंट कहा कि बहुत ही कम नंबर है अल्फा रेस का जो टकराई और बाउंस बैक होकर वापस आ गई। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका साइज बहुत कम है, छोटे साइज का है वो, और वो हार्ड है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर वो बड़े साइज का होता तो ज्यादातर अल्फा रेस टकरा कर वापस आती, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा रेस टकराई और वापस आई तो उस पॉजिटिव सेंटर का साइज बहुत ही कम है और बहुत ज्यादा हार्ड है, तभी तो टकरा कर वापस आई। द साइज ऑफ पॉजिटिव सेंटर, जिसे न्यूक्लियस कहा गया, इज वेरी स्मॉल। इज वेरी स्मॉल एंड इट इज वेरी हार्ड। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ऑब्जर्वेशन थी और कंक्लूजन थे रदरफोर्ड के, और इसी के बेस पर इन्होंने अपना मॉडल दिया। मॉडल में क्या कहा? अब तो सीधी सी बात, अब सीधी बात हो गई बिल्कुल। क्या कहा मॉडल में? इन्होंने कहा कि भाई एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, ऐसे, ठीक, एटम स्फीयर की तरह होता है, और उस स्फीयर में कहीं ना कहीं सेंटर पर, अगर ये सेंटर है तो सेंटर पर एक स्फीयर है, और ये जो स्फीयर है इसके अंदर सभी के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड है, सभी के सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिचुएटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्लैनेट्स अराउंड द सन, और वो लगातार मोशन में है। इन्होंने मोशन की बात कर दी, इस तरह का मॉडल इन्होंने दिया। और क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार एटम के अंदर न्यूक्लियस की बात करी, किसकी बात करी? न्यूक्लियस की बात करी, इसीलिए इस मॉडल का एक और नाम दिया गया
दिस मॉडल मतलब ये जो रदरफोर्ड का मॉडल था, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज, इसका नाम था न्यूक्लियर मॉडल। ये थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, हिंदी में नाभिकीय मॉडल, नाभिकीय। तो आप इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल का दूसरा नाम क्या था, न्यूक्लियर मॉडल, नाभिकीय मॉडल, क्योंकि पहली बार इन्होंने नाभिक मतलब न्यूक्लियस की बात की थी, ठीक है। तो आज हमने दो मॉडल आपको पढ़ाए, सबसे पहले थॉमसन मॉडल और नंबर 2 पर हमने डिस्कस किया आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक। और सबसे लास्ट में जाते जाते रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स, कमियां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोहर मॉडल की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोहर मॉडल, तो वहीं बात करेंगे इसकी। देखिएगा क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमी यहां पर रह गई थी जो नए मॉडल की नीड पड़ी, लिमिटेशन कह दीजिएगा या ड्रॉबैक्स। देखिएगा सबसे पहली लिमिटेशन, कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सीधी बात करिए आप लोग, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल अगर इसके चारों तरफ अगर रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग घूमता हुआ चार्ज पार्टिकल लगातार अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, और लॉस करके अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नाभिक में गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, एटम कैन नॉट बी डेस्ट्रॉयड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बिकॉज एटम मास है, तो मास तो डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाइए। दूसरा जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, मेन ड्रॉबैक है कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया, सॉरी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो गया फेल, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमने दो मॉडल आपके सामने डिस्कस किए इस लेक्चर में, वो आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की, लेकिन उससे पहले आप ही के सिलेबस में कई सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स, आइसोबार, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब शुरुआत हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से, ये जो परिभाषाएं हैं, और बात हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की बोहर मॉडल के साथ। आज के लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट बने रहिएगा आप लोग कैजन क्लासेस के साथ में, आपको फायदा मिलता रहेगा, और जल्दी हम लोग वन दरोगा और जो बाकी इसके साथ जो एग्जाम्स हैं यूके SSC के, उनकी टेस्ट सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और इसका फायदा उठाइएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।